नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद 29 एवं 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो जैसा कि हम जानते हैं, अनुच्छेद 29 एवं 30 पांचवा मूल अधिकार है और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात की गई है इसमें। तो भारत की सांस्कृतिक अनेकता के कारण संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए उसकी विवेचना इस प्रकार है। अनुच्छेद 29(1) ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उन्हें अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम अगर देखें, जहाँ तक भाषा का सवाल है, तो हम जानते हैं कि भाषा और बोली दोनों में अंतर होता है। भाषा का अर्थ है जिसका अपना लिखित साहित्य हो, उसे भाषा कहा जाता है। लिपि का अर्थ है लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यहाँ हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाषा बदलने पर लिपि नहीं बदलती, लेकिन लिपि बदलने पर भाषा बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है, पाली की भी लिपि देवनागरी है, मैथिली की लिपि देवनागरी है। तो इस प्रकार भाषा बदल भी जाए तो भी लिपि नहीं बदलती। तो हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है, मैथिली संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन लिपि जो है, लिपि अगर बदलेगी तो भाषा भी बदलेगी। जैसे गुरुमुखी लिपि है तो भाषा हुई पंजाबी। इसी तरह से जो लिपि बदलने के साथ जो है वो भाषा बदलती है। तो लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हम हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, तो ये सब लिखने का ढंग है। जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, तो हम सभी जानते हैं कि जीवन, रहन सहन, जीवन शैली को हम संस्कृति कहते हैं। तो हमें यहाँ समझना होगा कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है। सभ्यता मूर्त होती है और संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता का अंत होता है, लेकिन संस्कृति का अंत नहीं होता। सभ्यता भौतिक होती है और संस्कृति अभौतिक होती है। जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं वो सभ्यता है, और जिसे ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान सके, अनुभव कर सके, वह संस्कृति है। और हम सभी जानते हैं कि संस्कृति परिवर्तनशील होती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 29(1) जो है वो भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। तो सुरक्षित कौन करेगा? नागरिक करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 29 की यह मान्यता है कि भारत के हर नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो इसलिए ये अधिकार बहुत अहम है। जहाँ तक अनुच्छेद 29 के खंड 2 का सवाल है, खंड 2 ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार अनुच्छेद 29 का खंड 2 जो है वो इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखने की बात कहता है। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी अनुच्छेद 30 को समझने से पहले, कि अनुच्छेद 29(2) एवं अनुच्छेद 15(1) में अंतर है। जैसा कि हम अनुच्छेद 15(1) पढ़ चुके हैं, तो हम आगे देखेंगे कि 29(2) और 15(1) में क्या अंतर है, और उससे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 30 को। तो अनुच्छेद 30 जो है वो ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेद 30(1) में ये बात कही गई है। जहाँ तक अनुच्छेद 30(2) का सवाल है, तो 30(2) ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी भी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों पर भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, वो हम जानेंगे। तो इस प्रकार 30(1) और 30(2) की बात यहाँ पूरी होती है। उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है उसका नाम है
TMS फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के विविध पक्षों को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक कौन है। पंथ और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण अलग अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या में विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, देश के स्तर पर नहीं। तो देश के स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य स्तर पर भी दिया जाए, ऐसा दर्जा देने की बाध्यता नहीं है। इसका अर्थ है, अगर किसी राज्य में किसी वर्ग विशेष को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है तो यह आवश्यक नहीं है उसी वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(6), अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी नागरिकों को तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार है, किंतु ये अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन के अंतर्गत है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की अपनी प्रवेश प्रक्रिया हो सकती है, किंतु ये अधिकार असीमित नहीं है। तो सरकारी सहायता के बाद शिक्षा संस्थानों में संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश का अधिकार तो होगा, लेकिन 29(2) की भावनाओं के अनुसार गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की उपयुक्त संख्या को भी प्रवेश देना होगा। इस तरह से उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार है, किंतु ये अधिकार असीमित नहीं है, उस पर भी राज्य राष्ट्रीय हित में प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 29 एवं 30 असीमित अधिकार नहीं है, उन पर युक्तियुक्त निर्बंधन या सीमाएं लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि अनुच्छेद 29 एवं 30 अत्यधिक महत्वपूर्ण है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की दृष्टि से। लेकिन हमें ये भी समझना होगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस अनुच्छेद के बारे में, वो ये कि अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन दोनों में अंतर है। हमने अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार पढ़ा था और अनुच्छेद 15(1) में लिखा था कि राज्य किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधारों के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है। लेकिन अनुच्छेद 29(2) एवं 15(1) में अंतर है। 15(1) जो है वो केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण, सामान्य रूप से विभेद के विरुद्ध संरक्षण तथा सभी नागरिकों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पर लागू है, जबकि अनुच्छेद 29(2) राज्य तथा अन्य संस्थाओं के विरुद्ध भी संरक्षण का एक विशेष प्रकार का संरक्षण है। जैसे शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश के मामले में नागरिकों के राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, 2 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के विशेष अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29(2) अनुच्छेद 15(1) जो है वो लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद का निषेध करता है, लेकिन अनुच्छेद 29(2) में इनमें से किसी आधार का उल्लेख नहीं है, अर्थात लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का उल्लेख नहीं है अनुच्छेद 29(2) में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29(2) एवं 15(1) में अंतर है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29(1) एवं 30(1) में भी अंतर है। अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 30 जो कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, वह नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है, अर्थात व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी वर्ग को, जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों को ही अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार केवल धर्म या भाषा से संबंधित अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29(1) भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की
स्थापना तथा प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। फिर भी इन तीन अंतरों के बावजूद अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आपस में संबंधित है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि अथवा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ऐसे निर्देश देने का अधिकार है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूह की समस्याओं के निरीक्षण के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 29 एवं 30 में इसकी व्याख्या की गई है। दरअसल भारत की सांस्कृतिक अनेकता के कारण संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत के नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार मिले। हम जानते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है और शिक्षा का उद्देश्य केवल अपना विकास ही नहीं है बल्कि समाज का विकास भी है, और शिक्षा ही व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाती है। तो इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति आपस में संबंधित है। इसीलिए शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 के अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 30 जहां अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, जिसके दो खंड हैं, अनुच्छेद 29(1) एवं अनुच्छेद 29(2), वहीं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 30 है, जिसके दो खंड हैं, अनुच्छेद 30(1) एवं अनुच्छेद 30(2). अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, अर्थात न केवल शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो पाए बल्कि उसका प्रशासन भी हो पाए, ये अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 30 का खंड 2 शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी राज्य द्वारा किसी भी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं किए जाने की बात की गई है कि वह धर्म या भाषा, दो आधार है, धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध से संबंधित है। तो हमने देखा कि दोनों ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो आप इसका अध्ययन कीजिए और अगर कोई दिक्कत हो तो हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Pause.